देखिए, आज हम सबसे पहले एक वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे। संविदा विद के अंतर्गत एक क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन कि भारतीय संविदा विद के अंतर्गत संविदा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, संविदा विद से आप क्या समझते हैं, इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर रहेगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन के बारे में आप जान लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है इस संविदाविद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, संविदा किसे कहते हैं। ठीक है, संविदा कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा और ये कंपलसरी रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप संविदा विद पढ़ रहे हैं और संविदा विद अगर पढ़ रहे हैं और संविदा के बारे में ना पूछा जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, और इसीलिए आपको इसको सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से जानना है, समझना है। ठीक है, ये क्वेश्चन लॉन्ग में रहेगा। ठीक है, और लॉन्ग में अगर नहीं आया तो लॉन्ग में तो रहेगा ही रहेगा, साथ में ये शॉर्ट में टुकड़ों में रहेगा। जो कुछ इसमें हम बताएंगे वो अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग तरह से पूछा जाएगा। ठीक है, जिसमें इसमें जो जो एलिमेंट इसमें यूज किए जाएंगे सबको अलग अलग रूप से पूछ लिया, जैसे पूछ लिया जाएगा संविदा किसे कहते हैं, अलग से क्वेश्चन बना लिया जाएगा। इसी के साथ साथ इसके जो प्रकार हैं पार्ट को लेकर अलग अलग क्वेश्चन बना लिया जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसके जो एलिमेंट हैं, जैसे संविदा बनने में कौन कौन से एलिमेंट यूज होते हैं, उन एलिमेंट को लेकर अलग अलग क्वेश्चन बना लिए जाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन ये बनेगा। ठीक है, तो आप लोग जानिए, इसको शुरू से पढ़ते हैं, अच्छे से जानते हैं कि पहले तो जानते हैं कि संविदा किसे कहते हैं, संविदा होती क्या है। ठीक है, तो आप ये जानिए जो संविदा होती है, इसे तो पहले आप जानिए कि भारतीय संविदा विधि 1872 की धारा 2H में परिभाषित किया गया। किसमें परिभाषित किया गया? 2H में। हिंदी में बात करें तो धारा 2 उपधारा जा में परिभाषित किया गया है। ठीक है, जिसमें क्या परिभाषा दी? वेरी सिंपल परिभाषा है, बहुत ही इजी परिभाषा दी गई है। ठीक है, और एक लाइन की परिभाषा है, इसलिए जितने लोग हैं आप सभी लोग इसको जरूर याद रखें। क्या याद करना है कि इसकी परिभाषा कैसे किस तरह से याद करेंगे? तो आप बस इतना याद रखेंगे कि इसमें बताया गया कि वह करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय है उसे संविदा कहते हैं। ठीक है, हर एक करार, हर एक एग्रीमेंट जो विधि द्वारा परिवर्तनीय है, ठीक है, उसे संविदा कहते हैं। ठीक है, ऐसा एग्रीमेंट जो जिसे विधि द्वारा इन्फोर्स कराया जा सकता है, लागू कराया जा सकता है, उसे संविदा कहते हैं। बस इतना याद रखना है। क्या याद रखना है? कि वह करार या ऐसा करार जिसे जो विधि द्वारा परिवर्तनीय है, ठीक है, उसे संविदा कहते हैं। ठीक ठीक है, इंग्लिश में आप ये जान लीजिए कि इंग्लिश में से बताया गया है, जिसे इसको किस में दिया गया, कौन से सेक्शन में दिया गया है? 2H में दिया गया है। ठीक है, 2H में बताता है एन एग्रीमेंट इन्फोर्स बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, समझ में आया? एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मतलब ऐसा करार जिसे इन्फोर्स कराया जा सके, लागू कराया जा सके, ऐसा एग्रीमेंट जिसे इन्फोर्स कराया जा सके, लागू कराया जा सके, किसके द्वारा? लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा या कोर्ट के द्वारा बोल सकते हैं। जिसे कोर्ट के द्वारा लागू कराया जा सके उस एग्रीमेंट को हम संविदा कहते हैं। कहने का मतलब ये होता है जब भी आप कोई किसी से एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है, एग्रीमेंट करते हैं, अगर वो हमने जिससे एग्रीमेंट कुछ खरीदने या कुछ बेचने का या किसी चीज को लेकर कोई एग्रीमेंट किया है, ठीक है, कोई भी करार किया है, उसका अगर वो सही से पालन करता है तब कोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि अगर हमने कोई चीज, जैसे हमने अपना मोबाइल आपको बेचा, तो मैं आपको अपना मोबाइल दे दूंगा, बदले में आप पैसे, मुझे जितने पैसे हमने बताया, जितने में बेचा आप उतने हमें पैसे दे देंगे। तो यहाँ पर जो एग्रीमेंट किया था हमने मोबाइल आपको देने का और आपसे पैसे लेने का, ये पूरा हो गया। जब ये पूरा हो गया तो इसमें कोर्ट जाने की कोई जरूरत है? बताओ, नहीं है ना। तो इसलिए यहां पर कोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब कोई हम जो एग्रीमेंट करते हैं उसका कोई व्यक्ति पालन नहीं करता, जो पक्षकार, जो पार्टी, जिस पार्टी से हम कोई एग्रीमेंट करते हैं, जब वो पार्टी उस एग्रीमेंट का पालन नहीं करती, उसका उल्लंघन कर देती है, ठीक है,
तब हम क्या करते, तो हमारे पास अगर वो संविदा है, मतलब वैध शर्तों पर किया गया, विधिपूर्ण तरीके से किया गया है, तो ऐसा एग्रीमेंट को हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट के द्वारा इंफोर्स करा सकते हैं। मतलब उसके लिए हम कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट हमारी पूरी मदद करेगा। और जिसने हमारी संविदा का पालन नहीं किया, जो एग्रीमेंट किया था, उस एग्रीमेंट से जो अब मुकर रहा है, वो फिर क्या करेगा, उसको कोर्ट क्या करेगा, उस पर इंफोर्स कराएगी, उसे पालन करने के लिए मजबूर कर सकेगी। ठीक है, तो ऐसे एग्रीमेंट जिनके लिए हम कोर्ट जा सकते हैं, सरल भाषा में समझिए कि ऐसे एग्रीमेंट, ऐसे करार जिनके लिए हम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है, तो उनको हम किस नाम से जानते हैं, उन्हें हम कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं, संविदा। देखो एग्रीमेंट कोई भी चीज का भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन सही काम के लिए अगर एग्रीमेंट किया है तभी हम तो कोर्ट जा सकते हैं। क्या अगर हमने गलत काम के लिए कोई एग्रीमेंट किया, क्या हम उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं? बताओ। नहीं, गलत काम के लिए जब हम कोर्ट नहीं जा सकते, तो क्या कोर्ट के द्वारा इसे इंफोर्स कराया जा सकता है? किसी व्यक्ति को मजबूर कराया जा सकता है कि आप उसका पालन करो, उस एग्रीमेंट का पालन करें। जैसे ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने बी को सुपारी दी, ठीक है, कि तुम सी को मार दो। अब बी ने क्या किया, सी को नहीं मारा। अब इस बात के लिए कि ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है, कि हम, और बी ने ये वादा किया था कि हम सी को मारेंगे, ठीक है, इस बात का करार किया था, एग्रीमेंट किया था। बाद में बी क्या करता है, मुकर जाता है। अब इस बात के लिए का ए कोर्ट में जा सकता है, कोर्ट से कह सकता है कि इन्होंने वादा किया था सी को मारने को, और ये अभी तक इन्होंने मारा नहीं, इन्होंने सुपारी ली और अभी तक इन्होंने मेरा काम नहीं किया। आप ये काम इनसे कहने के लिए बोलिए और ये हमारा काम करें। क्या मजबूर किया जा सकता है कोर्ट जाके? इसके लिए आप कोर्ट जा सकते हो? बताओ सभी लोग। नहीं जा सकते ना, क्यों? क्योंकि ये इम्पोज बाय लॉ नहीं है, ठीक है, इसे कोर्ट के दौरान परिवर्तित नहीं कराया जा सकता। क्यों? क्योंकि जो एग्रीमेंट हो रहा है, हमने आगे पढ़ेंगे कि जो एग्रीमेंट होना चाहिए वो वैध एग्रीमेंट होना चाहिए, वैलिड एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है, वैध शर्तों पे होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। अवैध एग्रीमेंट के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। जब आप लीगल एग्रीमेंट करेंगे, ठीक है, लीगल एग्रीमेंट होगा, तब क्या होगा, तब उसको हम कोर्ट के, अगर उसका उल्लंघन कोई करता है तो उसके लिए हम इम्पोज करा सकते हैं, लागू करा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, कोई चीज आपने किसी को बेची है, ठीक है, ए ने बी को अपना मकान बेचा, घर बेचा, ठीक है, उसके बाद बी को उससे अच्छा ग्राहक मिल गया, आपको उसने 10 लाख रुपए में घर बेचा और दूसरा ग्राहक मिला, वो 15 लाख उसे दे रहा है, ठीक है। अब वो चाहता है कि अब ये पहली वाली डील कैंसिल करके, पहला एग्रीमेंट कैंसिल करके दूसरा एग्रीमेंट कर ले, क्योंकि उसमें उसको 5 लाख रुपए का फायदा हो रहा है। तो क्या वो इसको कैंसिल कर सकता है? अगर वो करता है, मुकरता है इसका पालन घर देने से अपना, तो वो जो पहला पक्षकार है वो क्या कर सकता है, उसके लिए कोर्ट जा सकता है कि नहीं जा सकता, कि इनकी बात मुझसे हुई, मुझसे एग्रीमेंट हुआ, अभी इनका पालन नहीं कर रहे हैं, तो इसको क्या कोर्ट पालन कराएगा? कराएगा ना, क्योंकि ये क्या हो गया, तो ऐसा एग्रीमेंट, तो ये कैसा एग्रीमेंट हो गया, ऐसा एग्रीमेंट हो गया जिसे इम्पोज बाय लॉ कराया जा सकता है, जिसे कोर्ट के द्वारा प्रवर्तित कराया जा सकता है। प्रवर्तित का मतलब होता है लागू कराना, इम्पोज कराना। यहाँ परिवर्तित नहीं है, परिवर्तित मतलब है चेंज करना, बदलना, तो यहाँ पर बदलना नहीं लिखा है, यहाँ प्रवर्तित लिखा है, ठीक है। प्रवर्तित मतलब इम्पोज कराना, लागू कराना, ठीक है, इतना समझ में आया सभी के? ठीक है, तो यह इतना ही याद करना। यही जो एग्जाम्पल हमने बताया, इसको आप जब भी लिखेंगे तो अपने भाषा में इसको एग्जाम्पल बना के, ये सबको जो इलिस्ट्रेशन हमने बताया, इसको आप वहां पर दिखा सकते हैं अपने पेपर में, ठीक है। तो आपको क्या बताना, क्या सीखा आपने कि संविदा किसे कहते हैं, पहले तो आप इतना जानिए, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप कैसे लिखेंगे क्वेश्चन को, सबसे पहले आप वहां पर पेपर में ये क्वेश्चन आएगा कि संविदा से आप क्या समझते हैं, तो सबसे पहले आप वहां बताएंगे कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2H में संविदा को परिभाषित किया गया है, ठीक है, संविदा के बारे में बताया गया है, ठीक है। फिर नीचे लिखेंगे जिसके अनुसार अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन या सेक्शन 2H, ठीक है, इसके बारे में आप बताएंगे। फिर आगे क्या बताएंगे, फिर जो हमने परिभाषा बताई वो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, उसे हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे उसमें? लिखेंगे
ऐसे करार जिसे विधि द्वारा इम्पोज कराया, जैसे ऐसे करार जिन्हें विधि द्वारा परिवर्तित कराया जा सकता हो, संविदा कहलाते हैं। ठीक है, आप इतना लिखेंगे। इसके बाद नीचे अपने, अगर कुछ शब्दों में इस बात को समझाना चाहे सरल शब्दों में, तो नीचे लिखिए सरल शब्दों में बताकर, या आप अपने शब्दों में नीचे इसको और एक्सप्लेन कर देंगे। कैसे एक्सप्लेन कर देंगे? जब ऐसा कोई करार, ठीक है, जिसे लागू कराया, जब कोई व्यक्ति, कोई पक्षकार जिसके बीच संविदा हुई है, जिसके बीच एग्रीमेंट हुआ है, करार हुआ है, जब उसका वो पालन नहीं करता है, उसके लिए वो पक्षकार, पीड़ित पक्षकार क्या कर सकता है? कोर्ट में जाकर उसे इम्पोज करा सकता है, लागू करा सकता है। तो ऐसे करार को हम संविदा के रूप में जानते हैं। आप ऐसे अपने शब्दों में इसको बढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि 4 पेज भरने हैं, 4-5 पेज भरने हैं ना, तो आपको अपने शब्द भी यूज करने होंगे। सरल में परिभाषा लिखी, उसके बाद आप उसी चीज को अपने शब्दों में समझाया। फिर आप बताएंगे कि संविदा के लिए मुख्यतः 2 तत्वों का होना आवश्यक है। ठीक है, संविदा के लिए निम्नलिखित विशेषताओं का होना आवश्यक है। आप ऐसे बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक होता है। तो कौन कौन से तत्व? फिर लिखेंगे निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है, फिर नीचे लिखेंगे नंबर 1, नंबर 2, ऐसे करके आप लिखते जाएंगे। तो पहले नंबर पर लिखेंगे जिसे अभिनय। और ये जो तत्व होते हैं, एलिमेंट, ये एलिमेंट निकलते कहाँ है? तो आप जो जैसे अभी हमने परिभाषा पढ़ाई, तो उसी से जो परिभाषा होती, उसी को जब हम तोड़ते हैं, टुकड़ों में बांटते हैं, तो वहीं से हमें इसके एलिमेंट पता चलते हैं। ठीक है, तो हम इसको टुकड़े में बांटते हैं। जैसे ऐसे करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो, संविदा कहलाते हैं। इसको हम टुकड़ों में बांटेंगे। कैसे टुकड़ों में? वही इसके एलिमेंट कहलाएंगे। जैसे पहला, तो इसके लिए क्या होना चाहिए संविदा के लिए? नंबर 1, किसी करार का होना। सबसे पहले करार होना चाहिए, एग्रीमेंट होना है। ठीक है, तो पहला एलिमेंट क्या होना मिल गया? ठीक, ये करार, किसी करार का होना। ठीक है, दूसरे एलिमेंट की अगर बात करें, तो दूसरा एलिमेंट ये हो गया कि ऐसा करार विधि द्वारा परिवर्तनीय होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 एलिमेंट आप लिखेंगे कि संविदा होने के लिए 2 एलिमेंट का होना आवश्यक होता है, जिसमें से पहला कौन सा हो गया? पहला हो गया, बताओ सभी लोग। हाँ, ठीक है, पहला हो गया किसी वैध करार का होना या किसी करार का होना। ठीक है, और इसे दूसरा लिखेंगे क्या? उसने, उसका विधि द्वारा परिवर्तनीय होना, इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, और एग्रीमेंट, 2 चीजें होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, आप ये जान लीजिए कि अब यहीं पर एक क्वेश्चन दूसरा शुरू हो जाता है। आप जब इसको लिखेंगे, तब आप दोनों एलिमेंट लिख लिए। अब इसको लॉन्ग करना है, अब इसी क्वेश्चन को हमें लॉन्ग बनाना है। ठीक है, अब किसी क्वेश्चन को अगर आपको लॉन्ग बनाना है, तो इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जो एलिमेंट हमने दिए हैं, इन्हीं एलिमेंट को आपको एक्सप्लेन करके लिखना होगा। ठीक है, जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह से इसको समझाएंगे, किस तरह से इसे बताएंगे? तो आप पहले, तो सबसे पहले डालेंगे, हेडिंग डालेंगे, पहली हेडिंग। ठीक है, पहली हेडिंग में क्या लिखेंगे? जो पहला एलिमेंट क्या है? करार का होना। पहली हेडिंग पड़ेगी करार का होना। ठीक है, फिर इसको बताएंगे कि करार को भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2G में परिभाषित किया गया। हाँ, अच्छा, ठीक है, तो ये इंग्लिश शब्द यूज करते हैं, आप उस पर ध्यान दिया करिए। आप बेरक्ट है आपके पास शिखर? हाँ, बेरक्ट अपने पास रखिए। ठीक है, हाँ, बेरक रखिए। जो हम इसमें सेक्शन बताते हैं, उस पे आप तुरंत उसको देखा करिए। ठीक है, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो आप ये जानिए कि जैसे 2 एलिमेंट की हमने बानी, 2 एलिमेंट्स की मैंने बात की। ठीक है, तो 2 एलिमेंट में पहला एलिमेंट आप क्या लिखेंगे? एग्रीमेंट। ठीक है, पहला हेडिंग डालेंगे, आप क्या डालेंगे? एग्रीमेंट। ठीक है, क्या डालेंगे? करार, हिंदी में करार, इंग्लिश में एग्रीमेंट डालेंगे। फिर इसके अंदर आप लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप तो, जो आप अधिनियम एक्ट पढ़ रहे हैं, आप उस एक्ट का नाम पहले लिखेंगे। शुरू कहां से करेंगे? वहीं से, कि भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, इस अधिनियम के अंतर्गत, इसको आप इंग्लिश में लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू, क्या बोलेंगे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आप ऐसे लिखिए। ठीक है,
ये लिखेंगे या इसमें, ठीक है, भारतीय संविधान अधिनियम के अनुसार, या लिखेंगे भारतीय संविधान अधिनियम के अंतर्गत, इसकी कौन सी धारा के अंतर्गत, 2G में। 2G में क्या परिभाषित किया गया है, करार को परिभाषित किया गया है, डिफिनेशन दी गई है। करार की डिफिनेशन किस सेक्शन में दी गई है, तो ये 2G में दी गई है। 2G में क्या कहा गया है, 2G जो है वो कहते कि वो 2G आप पढ़ेंगे उसको समझाएंगे। 2G में बताएगा हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, करार कहलाता है। हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग, मतलब हर एक वचन, चाहे कोई वचन हो या उसका कोई पार्ट हो, संवर्ग मतलब या उसका कोई पार्ट, हर एक पार्ट, हर एक वचन या ऐसे वचन का हर एक प्रॉमिस, ठीक है, एवरी प्रॉमिस, और हर उस प्रॉमिस का क्या, हर एक पार्ट, ठीक है, एवरी पार्ट जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, ठीक है, जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे एग्रीमेंट बोलेंगे। और इसी को आप इंग्लिश में आप जाने तो इंग्लिश में से क्या बोलेंगे, इसे एग्रीमेंट को, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, ठीक है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट, ठीक है, समझ में आया। एवरी प्रॉमिस मतलब हर एक वचन, एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, ठीक है, और ऐसे हर एक वचन का, ऐसे वचन का हर एक संवर्ग, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन हो, इज एन एग्रीमेंट, वह एक करार है, उसे एक करार माना जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या समझ में आया, इसको ये तो डिफिनेशन हो गया। अगर इसकी हम सरल शब्दों में बात करें तो आप सरल शब्दों में से जानिए कि इसमें बताएगा हर एक वचन, जैसे हमने वचन दिए, जैसे हमको मोबाइल अपना बेचना है, ठीक है, अपना मोबाइल हमने आपको बेचना है, ठीक है, तो हम आपसे कहेंगे हर एक वचन, ठीक है, और हर एक वचन का हर एक संवर्ग, जैसे हम या ऐसे बोल सकते हैं ए जो है वो अपना मोबाइल बी को बेचना चाहता है, ठीक है, और इसलिए ए बी से प्रपोजल करता है कि मैं ये अपना मोबाइल 5,000 में बेच रहा हूं, क्या आप इसे खरीदेंगे, ठीक है। तो ये अब इसमें जो बी जो कहता है कि यस मैं आपका मोबाइल 5,000 में खरीदूंगा, ठीक है, तो उसमें कहता है कि जैसे हमारा कंसिडरेशन मतलब होता है जो एक दूसरे को उस डील से, उस एग्रीमेंट से जो लाभ होने वाला है, फायदा होने वाला है, जैसे हम मोबाइल उसे बेचेंगे तो उसे मोबाइल मिल जाएगा, ये उसको क्या है, उसको प्रतिफल है, कंसिडरेशन है, उसको ये फायदा है, ठीक है। और बदले में हमें मोबाइल क्यों बेचना है, क्योंकि बदले में मुझे पैसे चाहिए, ठीक है, बदले में मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो जो पैसा है वो मेरे लिए प्रॉफिट है, मेरे लिए एक कंसिडरेशन है, ठीक है, प्रतिफल है। समझ में, प्रतिफल मतलब बदले में जो फल मिले, ठीक है, उसे प्रतिफल बोलते हैं, ठीक है, कंसिडरेशन बोलते हैं। तो आप ये जानिए कि जैसे हम मोबाइल आपको बेच रहे हैं तो आपको जो मोबाइल मिल रहा है आपके लिए वो कंसिडरेशन है, और आप से हमें जो पैसे मिल रहे हैं वो हमारे लिए कंसिडरेशन है, ठीक है। तो इस तरह से यही ये जो हम इसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं, इसकी डिफिनेशन पढ़ते हैं, तो इसी में इस चीज को यूज किया गया, हर एक वचन, जैसे हमने जो वचन, हर एक वचन मतलब दोनों पक्षकार की तरफ, दोनों पार्टी की तरफ से जो वचन दिया गया है, जो प्रॉमिस किया गया। पहले ने क्या प्रॉमिस किया, हम आपको मोबाइल देंगे, दूसरे ने वचन प्रॉमिस क्या किया, दूसरे ने किया हम आपको 5,000 रुपए देंगे, तो दोनों तरफ से क्या हो गया, हर एक वचन, ठीक है। इसी तरह से या ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग, जैसे इसमें कहा गया, या इसके साथ ये पूरा इस तरह से नहीं कहा गया, इस तरह से कहा गया, इसका पार्ट के रूप में कहा, वचन देने, वचन के पार्ट के रूप में कहा गया। कैसे पार्ट के रूप में, जैसे हमने कहा कि 5,000 रुपए हम आपको देंगे, ठीक है, हम आपको मोबाइल देंगे, और आपने कहा हम आपको 5,000 रुपए देंगे, लेकिन अभी हम आपको 3,000 रुपए देंगे, बाद में 2,000 रुपए हम 10 तारीख को दे देंगे। तो ये 2,000 जिसमें क्या हो गया, ये वचनों का क्या होगा, ये पार्ट हो गया, ठीक है। या हमने कहा कि आपने 5,000 रुपए हमको दे दिए, और लेकिन हमने कहा ठीक है हम आपको मोबाइल तो दे रहे हैं, आपको बेच रहे हैं, लेकिन मैं आज नहीं दूंगा, इसमें कुछ डाटा मेरा है, ये हम इसको अपने जब दूसरे मोबाइल में फीड कर लेंगे 2 दिन में, और 2 दिन बाद आपको ये हम मोबाइल दे देंगे। तो यहाँ पर क्या किया, हर एक वचन का क्या कर दिया, संवर्ग, पार्ट। तो ये चीज क्या है, जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, जो एक दूसरे को उससे फायदा हो रहा हो,
ठीक है, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, उसको हम एग्रीमेंट के रूप में जानेंगे। समझ में आया सब क्या नहीं समझ में आया? शिखर, 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 समझ में आया कुछ? ठीक है ना। तो ये चीज है कि जो एग्रीमेंट, इसको जानिए इसमें क्या है। इसमें बस यही है, फिर से एक बार रिवाइज करिए कि वे वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, नहीं, हर एक वचन और ऐसे वचन का हर एक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, एग्रीमेंट कहलाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में से अगर हम बात करें तो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। ठीक है, समझ में आया इतना? बताओ। ठीक है, अनामिका, अनामिका, कनिका, प्रिया, प्रतिमा, ठीक है, समझ में आ रहा? ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, इससे अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा तो फिर समझाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे, इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो ये हो गया एग्रीमेंट, हमने अभी बात की एग्रीमेंट की। अब इसको और लॉन्ग करना है, देखो इतने से 4 पेज नहीं आपके भर जाएंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा है कि इम्पोज बाय लॉ, जैसे ये तो हो गया कि वैध कर, ये करार होना चाहिए, तो एक पहला एलिमेंट हो गया। दूसरा एलिमेंट है इम्पोज बाय लॉ होना चाहिए। ठीक है, विधि द्वारा परिवर्तनीय होना चाहिए। ठीक है, उसकी बात करेंगे। पहले तो आप जानिए कि जब इसको हम लिख रहे होंगे तब हम इसको बताएंगे कि ऐसा, ये परिभाषा लिखेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसके आगे लिखेंगे कि ऐसा जो करार होना चाहिए वो वैध करार होना चाहिए। ठीक है, तो वैध करार होना चाहिए, किसी चीज को वैध होना, या ऐसे लिखेंगे वैध करार होना चाहिए, या आप लिख सकते हैं कि जो करार जो होता है 2 प्रकार का होता है। ठीक है, करार के प्रकार आप बता सकते हैं, तो एक होता है वैध करार, ठीक है, वैलिड एग्रीमेंट, और दूसरा होता है वाइड या शून्य करार, वाइड एलिमेंट एग्रीमेंट। ठीक है, 2 एग्रीमेंट होता है, एक वैध करार, एक शून्य करार होता है। ठीक है, वैध संविदा के लिए वैध एग्रीमेंट का होना आवश्यक होता है। ठीक है, कोई चीज वैध एग्रीमेंट कब है? ठीक है, देखो करार क्या है, करार के दोनों प्रकार के, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे, क्योंकि ये अलग से भी एक क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा कि करार किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, इसलिए इसको हम अलग से पढ़ाएंगे। लेकिन हम चूंकि संविदा के एलिमेंट के रूप में पढ़ रहे हैं, तो इतना आप जान लीजिए कि वैध करार कब होता है। ठीक है, तो वैध कर, किसी चीज को वैध करार के लिए क्या होना चाहिए, उसे इस अधिनियम की, इस एक्ट की जो है सेक्शन 10, ठीक है, सेक्शन जो 10 है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, जो शर्तें बताई गई हैं सेक्शन 10 में वो उसके अनुसार होना चाहिए, तभी करार कोई भी वैध करार माना जाएगा। ठीक है, किसी करार को वैध करार होने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, सेक्शन 10 की शर्तों का पूरा होना आवश्यक होता है। अब सेक्शन 10 कहता क्या है? ठीक है, तो आप सेक्शन 10 में जानिए कि बताया गया सब करार संविदाएं हैं। ठीक है, सब करार संविदाएं हैं यदि वे संविदा करने के सक्षम पक्षकार की स्वतंत्र सम्मत से किसी विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए और किसी विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए किए गए और एतद द्वारा अभिव्यक्ति शून्य घोषित नहीं किए गए। आप इसको टुकड़ों में पढ़िए, ठीक है, तो पार्ट में पढ़िए तो आपको समझ में आए। देखिए, एक वैध करार के लिए तो आप पेपर में कैसे लिखेंगे कि वैध संविदा करने के लिए वैध करार का होना आवश्यक है। आगे बताया कि वैध करार होने के लिए सेक्शन 10 की शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। सेक्शन 10 में निम्नलिखित शर्तों को परिभाषित किया गया या निम्नलिखित शर्तों को बताया गया। तो सबसे पहले इसमें बताया गया पक्षकार, नंबर 1, पक्षकार सक्षम होने चाहिए। ठीक है, सक्षम मतलब, सक्षम का मतलब क्या होना चाहिए, पक्षकार स्वतंत्र सहमति के होनी चाहिए। सक्षम का मतलब होता है अडल्ट होने चाहिए। ठीक है, 18 साल से उनकी ऊपर एज होनी चाहिए। ठीक है, 18 वयस्क होने चाहिए। ठीक है, माइनर नहीं होने चाहिए, अडल्ट होने चाहिए, माइनर नहीं होने चाहिए, मेजर होने चाहिए। ठीक है, समझ में आया? तो वयस्क होने चाहिए। ठीक है, सक्षम पक्षकार के मतलब होता है जो सेक्शन 11 बताती है कि पक्षकार सक्षम होना चाहिए, और सक्षम का मतलब 18 साल से ऊपर की उम्र का होना चाहिए। ठीक है, साथ में या वो चित्र विकृत वगैरह, पागल वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। ठीक है,
एक नंबर वन पहला क्या एलिमेंट है, पहला एलिमेंट बात करता है, ये बताता है कि पक्षकार अडल्ट होना चाहिए, मतलब माइनर नहीं होना चाहिए, ठीक है, मेजर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, वो पागल या चित्र विकृत नहीं होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब अगर हिंदी में बात करें तो इसका कहने मतलब है पक्षकार सक्षम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, स्वतंत्र सम्मति मतलब फ्री कंसेंट होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, स्वतंत्र सम्मति होनी चाहिए, मतलब जो भी वो एग्रीमेंट कर रहा है, जो भी संविदा कर रहा है, उस पर किसी प्रकार से कोई दबाव ना डाला गया हो, असम्य के शेर का प्रयोग ना किया गया, कोई उसके साथ कपट से एग्रीमेंट ना किया गया हो, ठीक है, या दुर्विदेशन के द्वारा, टिकवार्सन के द्वारा ना किया गया हो, ठीक है, या फ्रॉड ना किया गया हो, ठीक है। जो सेक्शन 15 जो 15 से लेकर जो 18 तक बताया, उनमें से किसी भी कंडीशन के अंतर्गत नहीं आना चाहिए, ठीक है। फ्री कंसेंट के बारे में किस सेक्शन में दिया गया, बताओ हरदेश। हाँ, 13 14 में बताया गया कंसेंट के बारे में। कंसेंट क्या कहता है, मतलब कोई सम्मति किसे कहेंगे, जब पक्षकार, हाँ, किसी संविदा को करने के लिए, कोई करार करने के लिए एक ही भाव में, क्या बोलते हैं इसे? हाँ, हाँ, इसमें बताया गया है दो या अधिक व्यक्ति सम्मत हुए तब कहे जाते हैं जबकि वे किसी एक बात पर एक ही भाव में सहमत होते हैं, ठीक है, सम्मत होते हैं। इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं, टू और मोर पर्सन आर सेड टू कंसेंट when they agree upon the same thing in the same sense, ठीक है। समान भाव, एक ही बात पर एक ही भाव में सहमत होना ही सहमत कहलाता है, ठीक है, समझ में आया, एक ही भाव, एक ही बात पर और एक ही भाव में सहमत होना क्या कहलाता है, कंसेंट कहलाता है, ठीक है, समझ में आया। इसे क्या बोलते हैं, फ्री, हाँ, कंसेंट, और ये सहमति कैसी होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा एलिमेंट क्या होना चाहिए सहमति के लिए, तीसरा ये होना चाहिए कि जो इसका कॉन्सिडरेशन होना चाहिए ये विधिपूर्ण होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, कॉन्सिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। इसका ऑब्जेक्ट जो है वो भी लॉफुल होना चाहिए, मतलब विधिपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, इसे किसी भी विधि के द्वारा, किसी भी एक्ट के द्वारा, किसी भी लॉ के द्वारा इसे वाइड घोषित ना किया गया हो, वाइड डिक्लेयर्ड ना किया गया हो, या इसे प्रोविक्टेड ना किया गया हो, इसे निषिद्ध ना किया गया हो। ये 5 एलिमेंट अगर पूरे हैं तो वो करार कैसा करार होगा, एक वैध करार होगा, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। बताओ, कितना समझ में आया, ठीक है। तो बाकी देखो आगे की, क्योंकि टाइम हो चुका है और ज्यादा समझाएंगे जल्दी जल्दी तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। जो रेगुलर क्लासेस किए हैं उनको तो सब समझ में आ रहा है, समझ में आ जाएगा। और चूंकि कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा इसकी लैंग्वेज टिपिकल है, कठिन है, ठीक है, इसलिए आपको अपने मन से नहीं समझ में आएगी, एक तरफ से कंटिन्यू रोज क्लास पढ़ेंगे तभी ये चीजें समझ में आएंगी, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से हर चीज जुड़ी हुई है कॉन्ट्रैक्ट, और गैप करेंगे तो चीजें दिमाग से मिस हो जाएंगी, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि और ये लैंग्वेज इसकी ऐसी है कि आप इसको स्वयं से कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ के समझ नहीं सकते। और कॉन्ट्रैक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बैक ज्यादा लगती है, इसलिए आप इसको ढंग से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। अगर आप कंटिन्यू क्लास रोज पढ़ेंगे तो देखिए आपको सब समझ में आएगा, ऐसा कोई चीज इसमें कठिन नहीं है, व्यवहारिक है। आप रोज जिंदगी में यही चीजें से आप फेस करते हैं, रोज आप जिधर भी निकले आप उधर कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। सब काम कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा ही होते हैं, उसके बिना कोई कार्य नहीं होता, इसलिए आपको पता सब है, लेकिन चूंकि लैंग्वेज नहीं समझ में आती है आप उसको समझ नहीं पाते, ठीक है। और इसलिए आप कंटिन्यू क्लास पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी सब्जेक्ट लगने लगेगा, ठीक है, समझ में आया। ठीक है, चलिए, बाकी हम कल क्लास लेते हैं, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, ओके। इतना तैयार कर लीजिएगा सभी लोग, जो भी आपके पास जो भी सुविधाएं हैं, ठीक है, बेर एक्ट है, सीएलपी है, ठीक है, या और कोई किताब बुक वगैरह है आप उससे पढ़ते रहिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो, अगर कुछ ना समझ में आए तो कल की क्लास में आप बोलिएगा, मैं उसको फिर से समझा दूंगा, ठीक है, ओके, थैंक यू, नमस्ते।